हेलो विद्यार्थियों। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है फिजिक्स के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी के फिजिक्स में जो है दूरदर्शी, इसके अलावा सूक्ष्मदर्शी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर आपसे आवर्धन क्षमता, किरण आरेख, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आज मैं आप सभी को पूरे वन शॉट में यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। और इतना ही नहीं, आपको इसकी पीडीएफ भी जो है फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो पीडीएफ जो है आपको डाउनलोड करने में काफी समस्या आ रही थी, तो अब आप सभी को पीडीएफ के लिए जो है मैं लिंक डायरेक्ट भेज दूंगा। इसके लिए मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डेली मैं क्लास के बाद जो है पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक शेयर कर दूंगा। देखिए, लिंक ओपन करने से फायदा ये होगा कि जो भी आपकी पहले की पीडीएफ अपडेट होंगी या जो आगे अपडेट की जाएंगे, उन सभी को आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो वो मैं डेली अब शेयर करता रहूंगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपकी जब भी मैराथन क्लास होगी, वैसे तो डेली आपकी 6 बजे मैराथन क्लास होती है, ये याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग में ही पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक से संबंधित जितने पॉइंट है वो मैं सारे आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन जब पेपर में मिलेगा तो जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी केवल उन्हीं के बारे में आपको डिस्कस करना है, सारी चीजें नहीं लिखनी जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर किसकी बात हुई है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र जो है वो निगमित कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर इसका किरण आरेख बनाना है और आवर्धन क्षमता का सूत्र निगमित करना है। और कंडीशन क्या है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, या फिर यही क्वेश्चन आ सकता है कि एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है किरण आरेख। यहाँ पर इसका किरण आरेख आपको तैयार करना है। इसके अलावा जो आवर्धन क्षमता है, इसका सूत्र आपको तैयार करना है। इसकी दो स्थितियां होती हैं। एक आपसे पूछा सकता है, जैसे कि यहां पर दिया गया है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, या फिर हो सकता है ऐसा भी आ सकता था कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तब क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे मैं बता दूंगा इसके बारे में। बाकी जो पेपर में पूछा जाएगा फिर आपको केवल वही बताना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किरण आरेख की बात हुई तो केवल किरण आरेख बनाना है। इसके अलावा आवर्धन क्षमता का सूत्र वो बताना है जहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की गई हो। ठीक है, बाकी किसी पॉइंट की बात नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित सारी चीजें मतलब सबसे पहले हम लोग बात करें खगोलीय दूरदर्शी होती क्या है। तो खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग जो होता है वो दूर स्थित आकाशीय पिंड जैसे कि चंद्रमा, तारे, इन सभी को देखने के लिए आपका खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी बनावट आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बनावट की बात करूं तो इसमें जो है धातु की दो समाक्ष नलियां होती हैं। इस तरह से धातु की दो समाक्ष नलियां होती हैं। एक नली के सिरे पर एक जो है बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, और जो दूसरी नली होती है इस पर छोटे द्वारक और कम फोकस दूरी का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या बोला जाता है? अभिदृश्यक लेंस। LO से प्रदर्शित करते हैं, और इसे बोलते हैं नेत्रिका लेंस या फिर अभिनेत्र लेंस। और इन दोनों लेंसों के बीच में जो है यहाँ पर एक दंड चक्री व्यवस्था या दंतुर दंड चक्री व्यवस्था होती है। इसके द्वारा जो है इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये होती है इसकी बनावट। अब बनावट में क्या बता सकते हैं कि इसमें धातु की दो समाक्ष नलियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चौड़ी नली होती है फिर बड़ी नली होती है, उसके एक सिरे पर जो है अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। छोटी नली के एक सिरे पर जो है कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का यहाँ पर अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दंड चक्री व्यवस्था द्वारा जो है बदला जा सकता है। ये तो हो गई इसकी बनावट की बात कि किस तरह से होती है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा इसकी किरण आरेख की। तो किरण आरेख के लिए आपको कुछ पॉइंट समझ में आने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुख्य अक्ष की। अब मैंने बताया इसमें दो लेंस होते हैं, एक आपका होता है अभिदृश्यक लेंस और एक होता है नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस आपका बड़ा होगा, नेत्रिका लेंस आपका छोटा होगा। ठीक है, इसका प्रयोग जो है दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। आकाशीय पिंडों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई वस्तु स्थित है। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या, जिस वस्तु को देखना रहता है उसी तरफ ये अभिदृश्यक लेंस आपका किया जाता है। तो यहाँ से आने वाली जो प्रकाशिक किरणें हैं, ये समांतर प्रकाशिक किरणें इस प्रकाश से आके टकराएंगे, तो एक किरण तो जो है
इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से टकराएगी और आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र से टकराने वाली किरण सीधे निकल जाती है, ये बिल्कुल विचलित नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल सीधे जाती है। यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा तिरछा दिख रही हो, बाकी ये बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। दूसरी किरण जो है वो इस प्रकार से जाएगी और ये जहां पर मिलेगी यानी कि इस अभिदृश्यक के फोकस पर जो है ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये मिलेंगी, इसी जगह पर इसका एक प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये आपका उल्टा बनेगा, इसका हम लोग नाम ले लेते हैं A1 B1 मान लीजिए, ठीक है। वस्तु थी AB, इसका पहला प्रतिबिंब बन गया। अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा, अब ये प्रतिबिंब आपका इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। जब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा तो यहां से देखिए एक किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। समांतर जाने वाली किरण हमेशा इस नेत्रिका लेंस के फोकस से होते हुए आगे निकल जाएगी और दूसरी किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर इनको आप आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगे। जहां पर काटेंगे यहीं पर जो इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको आप चाहे तो A2 B2 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब यहां पर नेत्रिका लेंस है तो अगर आप यहां से नेत्र से देखते हैं तो यहां से आपको इस नेत्र के द्वारा जो है इसका एक प्रतिबिंब इस जगह पर दिखाई देता है। इस तरह से आपको इसका किरण आरेख बनाना है। मैंने ये मॉड्यूल बता दिया आपको कि क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। सारी चीजें आपको पता चल गई यहाँ पर कि कौन सी चीजें क्या होती हैं। अब आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर सारे टॉपिक, कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप लोग जो है इसको दोबारा से अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर कि होती क्या है आपकी खगोलीय दूरदर्शी। तो यहां पर आपको बताया गया है कि इसका प्रयोग दूर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे कि चंद्रमा, तारे आदि को जो है देखने के लिए किया जाता है। बाकी मैंने बनावट की बात की तो मैंने बनावट आपको बता दी कि इसमें दो नलियां होती हैं, एक में बड़ा द्वारक लगा होता है उत्तल लेंस से एक छोटा। तो वही बताया गया संरचना यानी कि बनावट। इसमें धातु की दो समाक्ष नलियां लगी होती हैं। अब देखिए यहां पर ये सब पूछा नहीं गया इस प्रश्न में, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी टॉपिक इससे मिल जाए तो आप उसको पेपर में लिख सकें, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक नली के किनारे पर जो है अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का जो है यहां पर एक अवर्णक उत्तल लेंस जो है वो लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस यहां पर बोला जाता है। ये जो लेंस है आपका, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। और दूसरी नली के किनारे पर जो है अपेक्षाकृत बहुत कम फोकस दूरी, यानी कि ये जो लेंस लगा हुआ है इसकी फोकस दूरी जो होती है ये बहुत ही कम होती है और ये जो है छोटे द्वारक का होता है। इसका द्वारक जो होता है वो छोटा होता है। ये लेंस लगा होता है, इसे आप अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्रिका लेंस बोलते हैं, ठीक है। और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दंतुर दंड चक्रीय व्यवस्था द्वारा जो है वो बदला जा सकता है। तो ये तो हो गई इसकी बनावट की बात। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किरण आरेख की। यही किरण आरेख मैंने अभी आपको बताया था वहां पर, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बना हुआ है सब कुछ। आप इसकी जब PDF देखेंगे तो वहां से देखकर आपको तैयार करना है। सबसे पहले ये आपका अभिदृश्यक लेंस है, ये आपका नेत्रिका लेंस है। जिस वस्तु को देखना रहता है उस तरफ आपको अभिदृश्यक कर देना है। अब यहां से ये दो समांतर किरण देखी आएगी तो जो प्रकाशिक केंद्र से आएगी ये किरण बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, कहीं पर विचलित नहीं होगी। जो ये किरण आएगी ये कहां पर मिलेगी? इस अभिदृश्यक के फोकस पर, आप यहां पर देख सकते हैं FO पर जो है मिल जाएगी। तो यहीं पर इसका ये पहला प्रतिबिंब बनेगा। अब ये जो प्रतिबिंब बनता है ये इस नेत्रिका लेंस के लिए क्या करता है? वस्तु का कार्य करता है। तो जब वस्तु का कार्य करता है तो इस नेत्रिका लेंस के द्वारा जो दूसरा प्रतिबिंब बना था आपका वो ये बना था A2 B2। अब ये जो प्रतिबिंब बना है देखिए इस प्रतिबिंब के सापेक्ष तो सीधा है, मतलब जो पहले वाला प्रतिबिंब है उसकी अपेक्षा यहाँ पर ये सीधा बना है लेकिन बड़ा है और आभासी है। लेकिन अगर वस्तु से तुलना करें तो वस्तु के सापेक्ष ये दोनों प्रतिबिंब आपके कैसे हैं? उल्टे बने हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका किरण आरेख है। किरण आरेख आपको अच्छे से तैयार करना है। मैंने सारे पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर बता दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप दोबारा से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा देख के। अब इसमें लिखना क्या, जो आपने बनाया सेम टू सेम वैसे लिखते जाइए। देखिए सबसे पहले क्या बताया गया कि जिस खगोलीय पिंड AB को देखना होता है अभिदृश्यक लेंस को जो है उसी ओर यहाँ पर कर दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया, जिससे अभिदृश्यक द्वारा उसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब A1 B1 अभिदृश्यक के फोकस पर प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका अभिदृश्यक था, ये वस्तु AB थी, इसके द्वारा यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बना है ये आपका A1 B1
कहां पर बना है, अब दृश्य के फोकस पर बना है। तो सबसे पहली बात ये हो गई। आगे क्या कह रहा है कि यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। यही मैंने आपको बताया कि ये जो प्रतिबिंब बना था आपका यहां पर, अब ये वाला प्रतिबिंब जो है आपका इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और जब वस्तु का कार्य करेगा तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है आपका वो A2B2 यहाँ पर जो है बन गया है। तो वही बताया गया है कि यहाँ पर, और जो ये प्रतिबिंब बना है ये भी याद रखिएगा, इसको हमेशा दंड चक्री व्यवस्था मैंने बताया था, जिसके द्वारा लेंस के बीच की दूरी को हम लोग परिवर्तित करते हैं। तो उसके द्वारा जो है इसको हमेशा इस नेत्रिका के प्रथम फोकस के अंदर कर लेना है। F डैश ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके अंदर ये प्रतिबिंब होना चाहिए, तब ये वस्तु का कार्य इसके लिए करेगा। तो अब ध्यान दीजिए, दंड चक्री व्यवस्था द्वारा इस प्रतिबिंब A1 B1 को जो है नेत्रिका के प्रथम फोकस तल के अंदर कर लेते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर है, और जिससे यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब जो है A2B2 ये आपका एक तो आभासी बनता है, बड़ा होता है, और खगोलीय पिंड के सापेक्ष उल्टा, मतलब जो वस्तु थी उसके सापेक्ष तो उल्टा बना, लेकिन जो पहले वाला प्रतिबिंब था उसके सापेक्ष ये कैसा बनता है, सीधा प्राप्त होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, वस्तु आपकी ऐसे थी तो इस वस्तु के सापेक्ष तो ये पहला वाला प्रतिबिंब क्या बना था आपका, उल्टा, दूसरा वाला भी क्या बना, उल्टा, लेकिन जो दूसरा प्रतिबिंब आपका है ये पहले प्रतिबिंब के सापेक्ष देखेंगे तो हमेशा सीधा माना जाएगा, दोनों की दिशा एक ही है। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको बताएंगे। अब यहां पर मैं बात करने वाला हूं इसकी आवर्धन क्षमता की। तो अब ध्यान दीजिए, और आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, और इसके अलावा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा और वस्तु द्वारा बने यहाँ पर दर्शन कोण की बात हो रही है। चलिए अब इसके लिए आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, इसके लिए जो है आप यहां पर देख सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मैं बात करूं, ये आपका अंतिम प्रतिबिंब है जो लास्ट में बना हुआ है सबसे, इसके द्वारा जो दर्शन कोण है यहां पर ये बन रहा है, जिसको हम लोगों ने क्या माना है, बीटा माना गया है, ठीक है। और जो वस्तु द्वारा कोण बनेगा वो कितना माना जाएगा, आपका अल्फा माना जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप लिखेंगे बीटा और बट्टे में हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा। तो ये आपका अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा और वस्तु द्वारा बना कोण अल्फा हो जाएगा। अब यहां पर यदि अल्फा और बीटा अत्यंत अल्प हों तो अगर यहां पर अल्फा और बीटा बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो उस स्थिति में अल्फा लगभग बराबर माना जाता है tan अल्फा के, और जो बीटा होता है ये लगभग बराबर माना जाता है आपका tan बीटा के, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर ये हो जाएगा फिर m बराबर बीटा की जगह पर अब आप क्या लिखेंगे, tan बीटा, ये हो जाएगा, बट्टे में आ जाइए, tan बीटा के अलावा अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे आप, tan अल्फा। सबसे पहले तो इतना आपने याद कर लिया। अब देखिए, ये आपसे वहां पर कंडीशन जो दी गई थी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कोई भी कंडीशन दी जाए ये तो आपको करना ही है। कंडीशन अभी कैसे लगाना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, अब आपको tan बीटा मिल गया, tan अल्फा मिल गया, अब इनके मान आपको पता करने हैं, तो इसके मान के लिए भी आपको यहाँ पर फिगर देखना है। अब यहाँ पर मान आप ध्यान से देखिए एक एक करके कैसे आप मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूं त्रिभुज, एक त्रिभुज आपका यहां पर ये बनेगा ऐसा, इस जगह पर ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको डार्क कर दूं थोड़ा सा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ई से लेके A1 और ये यानी कि ये प्रतिबिंब और ई के बीच में यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, जिसके बीच का कोण आपको पता है बीटा है। तो वहीं पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ई A1 B1 में, और ये त्रिभुज कैसा है आपका, समकोण त्रिभुज है। तो यहां पर हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ये आपका ई A1 B1 इतना हो जाएगा। तो जब इस त्रिभुज की बात करेंगे तो अब इस त्रिभुज में अगर आप ये वाला कोण ज्ञात करते हैं यानी कि बीटा, तो यहां पर हो जाएगा आपका tan बीटा बराबर, अब tan थीटा का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लंब बटे आधार।
तो अगर हम लोग बात करें तो कोण के सामने की जो भुजा होती है वही लंब कहलाती है। तो कोण के सामने की भुजा लंब यानी कि A1 B1 ये आपका बनेगा लंब। ठीक है, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, लंब। फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका लंब बनेगा। और इसके बाद बट्टे में क्या मैंने बताया, आधार। आधार क्या होगा, ये भुजा आपकी आधार होगी ई से लेके A1 तक की, ई से लेकर A1 तक की। तो ये आपका आ जाएगा किसमें, समकोण त्रिभुज A1 और B1 में, यानी कि इस त्रिभुज की बात हो गई। अब सेम चीज ध्यान दीजिए, यहां पर ये तो हम लोगों ने इससे किसका मान निकाल लिया, हम लोगों ने tan बीटा का मान निकाल लिया। यहां पर आ जाइए, इसमें हम लोगों ने जो है tan बीटा आपका ज्ञात कर लिया। लेकिन अब tan बीटा के साथ साथ आपको ये भी पता है कि यहां पर आपको tan अल्फा भी चाहिए। अब tan अल्फा के लिए ध्यान दीजिए, tan अल्फा के लिए आप इस तरफ आ जाइए और इसमें देखिए, यहां पर आपको एक त्रिभुज और दिखेगा, ये वाला, ये आपका O से लेकर यही जो प्रतिबिंब बना था A1 B1, ये इधर का कोण अल्फा, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये अल्फा, तो ये वाला कोण भी कितना आएगा, अल्फा। तो अब आपको ये वाला त्रिभुज लेना है, तो इस त्रिभुज को आप लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज O A1 B1, O A1 B1 में। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इसमें देखिए, अब की बार इससे आप निकालेंगे tan अल्फा। tan अल्फा बराबर, अब सूत्र आपको पता है कि लंब बटे आधार, और आपको मैंने बताया कि कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो ये भुजा लंब होगी, यानी कि A1 B1, यहां पर जो है A1 B1 ये हो जाएगा लंब। आधार क्या होगा, इस बिंदु से लेकर यहां तक की दूरी ये बनेगी आधार। तो यहां पर हो जाएगा O A1, ये हो जाएगा आधार। देखिए ये आपको फिगर से ही समझना है, तो ये ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज के सारे नियम आपको पता होने चाहिए। बाकी डिटेल में पहले सबको बता रखा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार आपको पूरा पढ़ाया गया, अब आपको इसका रिविजन कराया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कम समझ में आया है किसी को, तो जो मैंने पूरा यहाँ पर आपको वन शॉट वीडियो के अलावा जो है आपको आप देखेंगे, तो मैंने टारगेट 100 बैच का भी आपको वीडियो दिया है, उसमें आप चैप्टर नंबर 9 ओपन करेंगे तो यही सारी चीजें मैंने बिल्कुल पॉइंट से समझा रखी हैं। अगर किसी को यहाँ पर कम समझ में आ रहा है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, तो वहां पर जाकर आप एक एक पॉइंट देख सकते हैं। इस फिगर के बारे में मैंने पूरा फिगर डिटेल में बनाकर वहां सब कुछ समझाया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई इस त्रिभुज की बात। तो अब यहां से हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया है, tan अल्फा ज्ञात कर लिया। तो अब आपको tan अल्फा भी मिल गया, tan बीटा भी मिल गया। अब इनके मान आप यहां पर रखेंगे, तो m बराबर, अब यहां पर ध्यान दीजिए, tan बीटा इसका मान है आपका A1 B1 बट्टे में आपका है यहां पर E A1, बट्टे में कितना है tan अल्फा। अब जब tan अल्फा से आप इसको भाग करेंगे तो ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी, क्योंकि बट्टे में भाग करने पर ये क्या होगा, पलट के ऊपर आएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका O A1 और बट्टे में आ जाएगा आपका A1 B1। ये समझ में आ गया। देखिए इसको जो है आप यहाँ पर बट्टे में क्या लिखेंगे, इसके A1 B1 बट्टे O A1, तो ये संख्या पलट के ऊपर आएगी। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर आपका A1 B1 से ये पॉइंट जो है इतना कैंसिल हो जाएगा। ये तो आप देख ही सकते हैं, इतना यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल। जब ये कैंसिल होगा तो ये आएगा आपका M बराबर O A1 बट्टे यहाँ पर कितना आएगा E A1। अब ये दूरियां आपको पढ़नी है। ठीक है, अब दूरियों के लिए भी आप किसका यूज करेंगे, फिगर का यूज करेंगे। जितनी भी दूरियां लिखनी है उनका यूज आपको करना है फिगर में। तो फिगर में मैं एक बार आपको दूरियां समझा देता हूं, तो आपको कंफर्म हो जाएगा सभी दूरियों के बारे में। ठीक है, देखिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए ये सब मिटा देता हूं। दूरियां देखिए, अब आप देखिए, जैसे कि ये आपका अभिदृश्यक लेंस था पहले वाला, तो अभिदृश्यक लेंस के द्वारा जो पहला प्रतिबिंब बना था वो कौन सा बना था, ये। तो इस लेंस से लेकर इस प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी, ठीक है, और कहां पर बना था, फोकस पर बना था, तो ये दूरी जो होगी आपकी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बना था। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, ये तो फोकस दूरी की बात हो गई। अब ये वाला जो था
इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, तो वस्तु की दूरी को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन नेत्रिका लेंस है तो इसलिए e लगाया गया। ue मिल जाए तो इसका मतलब नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, uo मिल जाए ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु से, यहाँ पर इसकी दूरी हो जाएगी अभिदृश्य की। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो नेत्रिका लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी यानी कि जो वस्तु का कार्य कर रहा था ये दूरी हो जाएगी। तो ये दूरी आपको पता है, तो वही चीजें ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है, e से लेकर a1, ये तो हुआ आपका EA1। ठीक है, देखिए यहाँ पर FO मत ध्यान दीजिएगा, ये मैंने प्रतिबिंब लिख रखा है A1 B1, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका A1 B1। तो यहाँ पर E से लेके A1 तक की दूरी कितनी है, ये आपका UE, E से लेकर A1 तक की दूरी जो है वो हो जाएगी आपकी UE। इसके अलावा O से लेके A1 तक की दूरी क्या हो जाएगी, O से लेके A1 तक की दूरी हो जाएगी आपकी FO। अब बाकी मैंने एक चिन्ह परिपाटी भी आपको बता रखी है, जितनी भी दूरियां लेंस के दाईं तरफ होती हैं उनको हम लोग धनात्मक लेते हैं, और जो भी बाईं तरफ होती हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए FO जो दूरी थी ये लेंस के दाईं तरफ है, इस लेंस के, तो इसका मान तो आपको पॉजिटिव लेना है, इसका जो मान लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं इस लेंस से इसकी दूरी बात करूं तो ये बाईं तरफ आ रहा था, तो अब इसकी दूरी जो है वो आपको ऋणात्मक लेनी है। हमेशा दूरी का मान जो आपको चिन्ह सहित रखना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर जो आपका मान जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से चित्र से आप यहाँ पर ये दोनों दूरियों के मान जो है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से जो आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र मिलेगा m बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या था, OA1 बटे में है EA1, तो OA1 का मान हो जाएगा FO बटे में इसका मान हो जाएगा माइनस UE, इतना। इसको अब मान लीजिए आप समीकरण नंबर फर्स्ट। देखिए इतना तो आपको करना ही रहेगा चाहे जो कंडीशन आपके एग्जाम में आए। अब इसके बाद जो कंडीशन आएगी पेपर में वो लिखना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बारे में बोला गया है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं केस फर्स्ट। मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ, बाकी एग्जाम में आपको दोनों नहीं करना है, वहां पर जो पूछा जाएगा फिर केवल आपको वही बताना है, सारी चीजें वहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पर केस की यदि अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो अब अगर यहां पर अंतिम प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की कहां पर बने, न्यूनतम दूरी, जिसे आप D से प्रदर्शित करते हैं, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, तो अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे लेंस का सूत्र। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहां पर अब आपको लेंस का सूत्र या फिर बोल सकते हैं नेत्रिका लेंस का सूत्र यूज करना है। नेत्रिका लेंस के सूत्र से, नेत्रिका लेंस के सूत्र से क्यों, देखिए अभी आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए ये जो पहला प्रतिबिंब बना था ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, तो अब जो अंतिम प्रतिबिंब बना है आपका ये वाला, ये किसके द्वारा बना है, नेत्रिका लेंस के द्वारा, इसलिए यहां पर मैंने लिखा है नेत्रिका लेंस के सूत्र से। सूत्र आपको वही लेंस वाला जो बताया गया है, जिसको आप कई बार यूज कर चुके हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। लेकिन यहां पर अब बात नेत्रिका लेंस की हो रही, तो मान उसके अनुसार रखे जाएंगे। देखिए एक तो v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। अब पहले ही बताया, मान लिया गया कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है, तो मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, D। एक पॉइंट और भी समझ लीजिए, अब यहाँ पर जो है ये नेत्रिका लेंस थी, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो इस लेंस के बाईं तरफ बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी आप किस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। मैंने बताया था चिन्ह सहित सारे मान रखने हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो आप माइनस में लेंगे। अब वस्तु की दूरी की बात करें u, तो वस्तु भी नेत्रिका लेंस के बाईं तरफ ही रखी गई, ये भी आपने देखा भी, तो उसकी दूरी आपको पता है ue थी, उसका मान भी आपको नेगेटिव ही लेना है। और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो आपकी होती है f
ई से लिखते हैं। ई मतलब जहां भी मिल जाए इसका मतलब आई लेंस यानी कि नेत्रिका लेंस की बात हो रही है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब ये सारे मान अपने इस सूत्र में रखिए, तो देखिए ये हो जाएगा 1, इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -d, यहां पर जब माइनस रखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा 1/UE, बराबर में हो जाएगा 1/f, की जगह पर ये वाला मान रखेंगे तो FE। अब देखिए यहां पर क्या था, FO/UE, ऊपर क्या दिया गया था FO, अब दृश्यक लेंस से फोकस दूरी यहां पर दी गई थी, तो इसमें हम लोग जो है FO से गुणा करेंगे, FO से दोनों ओर गुणा करने पर, तो यहां पर अब जो है आप FO से दोनों ओर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब दोनों ओर गुणा कर देंगे तो ये बनेगा -FO बट्टे में हो जाएगा D, ये हो जाएगा आपका FO बट्टे में हो जाएगा UE, बराबर में हो जाएगा आपका FO और बट्टे में आ गया FE। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ गया। ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने दोनों तरफ जो है FO से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मान था वो FO बट्टे UE था, उसको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। अब ध्यान दीजिए, अब ये आपको सूत्र मिला, अब इसी सूत्र से हम लोग यहाँ पर उसका मान निकालने वाले हैं, यानी कि FO/UE का। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, इसका मान निकालना है, तो ये जो दिया गया है आपका, अगर इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, मतलब इस तरफ, तो ये जो माइनस में है यही चीज किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब आप यहां से इसका मान निकाल सकते हैं या नहीं आसानी से, और यहां पर इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिए, अब इसमें जो है आपका FO तो ऊपर दोनों में दिया गया, तो अब FO तो यहाँ पर जो है कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये पूरा कॉमन लेने वाले हैं, यानी कि FO बट्टे में FE। अब देखिए जब ये पूरा कॉमन लेंगे, इसमें से मैंने पूरा कॉमन ले लिया ये वाला पद, तो जब ये पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आपका 1 आ जाएगा। अब प्लस में ध्यान दीजिए, यहाँ से आपने FO कॉमन लिया था क्योंकि ये था, लेकिन FE नहीं था बट्टे में, तो इस FE का इधर गुणा हो जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा आपका FE बट्टे D। ये तो आपको पता ही है कॉमन लेना, जो संख्या नहीं होती है कॉमन लेने पर, अगर आपने बट्टे से कॉमन लिया तो गुणे में चला जाएगा, गुणे से कॉमन लिया है तो वो आपका भाग में आ जाएगा। तो ये आपको किसका मान मिल गया, FO बट्टे UE का, जो कि यहां पर आपको दिया गया था समीकरण 1 में FO बट्टे UE। इसकी जगह पर हम लोग मान रखेंगे, तो अब आप यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो अब अगर आप समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा m बराबर, वहां पर था माइनस FO बट्टे UE, तो इसका मान रख दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका FO बट्टे में हो जाएगा FE 1 प्लस FE बट्टे D, ये आ गया। तो ये आपको यहाँ पर जो है आवर्धन क्षमता का सूत्र मिल जाएगा, किस कंडीशन में, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, उस स्थिति में आपको यहाँ पर जो है ये आवर्धन क्षमता का जो है सूत्र मिल जाएगा। कभी कभी दूरदर्शी की लंबाई भी पूछी जा सकती है, दूरदर्शी की लंबाई, और लंबाई की कंडीशन के अनुसार जो है इसकी लंबाई भी चेंज होती है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशन में जो लंबाई होती है वो आपकी होती है FO प्लस UE, ये जो है आपकी दूरदर्शी की लंबाई होती है, इतना आपको याद रखना है। तो ये आपके पेपर में पूछा गया था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आएगा तो जितना पहले बताया गया वो फिर आपको ये केस यूज करना है। अगर मान लीजिए वहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ना देकर अनंत पर पूछ लिया जाए, तो अब इसकी कंडीशन ध्यान दीजिए कि अगर अंतिम प्रतिबिंब आपका अनंत पर बने, चलिए इसको हम लोग अगले पेज पर लिख लेते हैं सीधे सीधे। कंडीशन नंबर 2, केस सेकेंड, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अब ध्यान दीजिए, अब की बार यहां पर हम लोगों ने कंडीशन क्या लिखी है कि अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, आपको पता है कि प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब आपकी वस्तु फोकस पर रखी होती है। तो जो वस्तु की दूरी थी UE वो किसके बराबर हो जाएगी, वो फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। मैंने क्या बताया,
प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु कहां पर होती है, फोकस पर। तो जो वस्तु की दूरी थी जब वो फोकस दूरी के बराबर होगी, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु यहां पर कहां पर होगी, फोकस पर, तो उसकी वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी, तो उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वो अनंत पर बनेगा। तो अब केवल आपको समीकरण नंबर फर्स्ट में बस थोड़ा सा चेंज करना है। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या था, मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, m बराबर माइनस FO बटे UE, ये आपको समीकरण एक मैंने बताया था अभी। अब केवल यहां पर जहां पर आपको UE मिला था इस जगह पर FE लिख देना है, बस ये आपका की आवर्धन क्षमता का सूत्र मिल जाएगा जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा उस स्थिति में। और अगर मैं लंबाई की बात करूं तो अब आप इस स्थिति में भी दूरदर्शी की लंबाई बता सकते हैं। दूरदर्शी की लंबाई केवल वहां पर जो था आपका FO प्लस में क्या था UE, अब यहां पर UE किसके बराबर है, FE के बराबर है, तो इसकी जगह पर आपको ये यूज कर देना है, तो यहां पर आपको इसकी लंबाई भी मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा। देखिए यहां पर इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी चीजें थी, मतलब दूरदर्शी किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, खगोलीय दूरदर्शी, इसकी बनावट कैसी होती है वो मैंने आपको बता दिया, इसका किरण आरेख मैंने आपको समझा दिया, आवर्धन क्षमता मैंने दोनों कंडीशंस बता दी, जब स्पष्ट दृष्टि पर होता है तब, अनंत पर होता है तब, यानी कि सारे पॉइंट इससे संबंधित मैंने बता दिए। तो अब कोई भी क्वेश्चन पेपर में मिल जाए तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने, और बाकी पेपर में आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, जब पेपर में जितना आएगा, जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं जो आपको यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया था, तो इस क्वेश्चन में केवल आपको एक तो किरण आरेख बनाना था, जो भी मैंने किरण आरेख बनाया, और किरण आरेख के अलावा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निर्गम करना, बाकी इसकी बनावट किसे कहते हैं ये सब कुछ नहीं लिखना था, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका सेम ऐसा ही है, अभी आपको दूरदर्शी के बारे में बताया गया, अब यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में किरण आरेख बनाइए तथा इस स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है, यहां पर जितने भी बताए जा रहे हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख खींचकर समझाइए, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। हमेशा कंडीशन लिख के आएगी कि प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनता है या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो अभी जो इसके पहले आपने खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ा, यहां पर इसकी बनावट दोनों की सेम होती है, लगभग एक जैसी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो भी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बाकी दूरदर्शी के बारे में आपको मैंने बताया कि उसका प्रयोग जो है दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो इसका प्रयोग पास में स्थित सूक्ष्म वस्तुएं, जो छोटी वस्तुएं होती हैं, उनको बड़े रूप में या फिर बोल सकते हैं उनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर भी जो क्वेश्चन आपका पूछा गया ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे संबंधित जितने भी टॉपिक है, यानी कि इसकी बनावट, किरण आरेख, आवर्धन क्षमता की दोनों कंडीशन, सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन जो पेपर में आएगा तो वहां पर आपको जो पूछा जाए केवल वही करना है, फिर आपको पूरा का पूरा छाप नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है बस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए वही आपको बताना है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका आंसर जो बताया गया, जो भी मैंने बताया कि सूक्ष्मदर्शी होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है दो लेंसों से बना एक प्रकाशिक यंत्र होता है। जैसा कि आपको पता है दूरदर्शी में भी दो लेंस थे, एक अभिदृश्यक लेंस, एक नेत्रिका लेंस, सेम इसमें भी आपके दो लेंस होंगे, जिसके द्वारा जो है अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बहुत बड़े प्रतिबिंब जो है वो देखे जा सकते हैं। और इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो है काफी अधिक होती है। यहाँ पर इसकी आवर्धन क्षमता भी सरल सूक्ष्मदर्शी से काफी ज्यादा होती है। तो ये तो यहाँ पर कहते किसे हैं इसकी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसकी बनावट। देखिए बनावट जैसा मैंने आपको खगोलीय दूरदर्शी में बताया सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि वहां पर जो है आपका बड़ी नली की तरफ क्या लगा होता था, अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का, और छोटी नली के सिरे पर जो है कम फोकस दूरी और यहाँ पर छोटे द्वारक का एक नेत्रिका लेंस लगा होता है। इसमें यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो ध्यान दीजिए यहां पर भी इसमें क्या होता है, एक पतली नली होती है, एक बड़ी नली होती है। जो यहां पर पतली नली के किनारे पर लगा होता है इसमें ये आपका होता है अभिदृश्यक लेंस। ये क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस।
ये क्या होता है, नेत्रिका लेंस। वहां पर नेत्रिका लेंस आपका छोटा होता था, अब विदृश्यक बड़ा होता था। इसमें क्या है, उसके उल्टा, बस सेम टू सेम आपको लिखना है, बस केवल यही चीज आपके यहाँ पर अंतर करेगी बस। बाकी ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या बताया गया आपको, बनावट मैंने दोनों के सेम एक जैसी प्रयोग की है ताकि आपको याद करने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें जो है धातु की दो समाक्ष नलियां लगी होती हैं। एक नली के किनारे पर जो है कुछ कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, अविदृश्यक लेंस यहाँ पर इसे बोला जाता है। और दूसरी नली के किनारे पर जो है, जो दूसरी नली है इसके किनारे पर जो है अपेक्षाकृत कुछ अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का जो है एक अन्य अवर्णक उत्तल लेंस जो है यहाँ पर लगा होता है। इसे यहाँ पर जो है अभिनेत्र लेंस अथवा नेत्रिका लेंस बोलते हैं। और यहाँ पर भी इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को परिवर्तित करने यानी कि बदलने के लिए जो है दंड चक्री व्यवस्था या फिर बोल सकते हैं दंतुर दंड चक्री व्यवस्था को जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो सेम बनावट है, बस केवल यहाँ पर लेंसों में परिवर्तन है, बस इतना याद रखिएगा। तो अब जब लेंसों में परिवर्तन है तो इसके किरण आरेख में भी परिवर्तन होगा, ये भी आपको पता है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके किरण आरेख की। तो किरण आरेख को समझने के लिए ध्यान दीजिए, पहले इसका आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये आपका मुख्य अक्ष है। अब की बार जो है इसमें अविदृश्यक लेंस क्या है, आपका छोटा है, ये अविदृश्यक लेंस हो गया। और नेत्रिका लेंस यहाँ पर जो है ये आपका बड़ा होगा। यहाँ पर जो है जिस वस्तु को आपको देखना है बड़े रूप में, छोटी वस्तु को, उसको हमेशा इस अभिदृश्यक के फोकस से कुछ बाहर रख दिया जाता है। मान लीजिए इस जगह पर यहाँ पर वस्तु रख दी गई आपकी ए बी, इसको जो है इस अभिदृश्यक के फोकस से कुछ बाहर यहाँ पर जो है रखा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ से जब किरणें जाएंगे तो आपको पता है कि दो तरह से किरणें जाती हैं, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दूसरी आपकी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण विचलित नहीं होती है, ये सीधे निकल जाएगी इस तरीके से, इसमें विचलन नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी किरण है ये हमेशा लेंस के फोकस से होते हुए जो है आगे जाएगी। तो ये यहाँ पर जो है कहाँ से जाएगी, ये इस अभिदृश्यक के फोकस से होते हुए निकल जाएगी। अब जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, इस जगह पर इसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर ये बन जाएगा। इसको आप नाम दे सकते हैं A1 B1। ये प्रतिबिंब जो बनेगा इस नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं Fe डैश के अंदर होगा। यहाँ पर इस नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस के अंदर बनेगा। और अब ये नेत्रिका लेंस जहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है, अब इसको जो है यहाँ पर ये जो है इस लेंस के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और जब इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे दो तरह की किरणें जाएंगी। एक किरण तो यहाँ पर जो है इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जैसा कि आपको पता है, और समांतर जाने वाली किरण हमेशा इस लेंस के प्रथम फोकस से होते हुए आगे निकल जाएगी। ये इसके फोकस से होते हुए आगे क्या होगी, चली जाएगी। और जो दूसरी किरण होगी आपकी वो यहाँ पर इसके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आगे चली जाएगी इस तरह से। लेकिन ये कभी भी आगे नहीं मिलेंगे। तो अब इनको करना क्या है, इनको आप पीछे की ओर बढ़ा दीजिए इस तरह से। यहाँ पर जो है इन दोनों को आप बढ़ा दीजिए। तो जब इन दोनों को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं पर ये आगे एक दूसरे को काट देंगी, और जहां पर काटेंगी वहीं पर इसका जो है एक प्रतिबिंब बन जाएगा। ये यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बन गया, इसका कुछ नाम दे सकते हैं आप A2 B2। अब ये जो प्रतिबिंब बना है आपका, ये कैसा प्रतिबिंब होगा, ये आपका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने पीछे की ओर बढ़ाया है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर, आप इतना केवल बना सकते हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर आप नेत्रिका यानी कि बना सकते हैं जिस पर आपको प्रतिबिंब दर्शाना है। तो देखिए ये दो किरणें आपको यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, यही जो है इस प्रकार से जाएंगी। जब इनको पीछे को बढ़ाएंगे तो वही यहाँ पर जो है इस प्रतिबिंब पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि यहाँ से देखने पर आपको ये प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसका बड़ा प्रतिबिंब जो है इस नेत्र से देखने पर दिखाई देगा। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं तैयार करने के लिए। अब देखिए कुछ चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं बात करूं, अब ये लेंस है, ये वस्तु है, तो लेंस से लेके वस्तु तक की दूरी UO, क्योंकि ये अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो ये UO से प्रदर्शित करेंगे। इसके द्वारा जो पहला प्रतिबिंब बना ये बना, तो यहां से लेके प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, VO। ओ जहां पर भी लिखा है मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपके अभिदृश्यक लेंस की बात हो रही है।
अब ये जो था इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, तो यहां से यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी नेत्रिका लेंस के लिए, तो इससे आप यू ई से प्रदर्शित करेंगे। ये सारी दूरियों के बारे में आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके द्वारा, इसको आपको मान लेना है बीटा। इसको क्या मान लेंगे? बीटा। तो अब पूरा किरण आरेख मैंने यहाँ पर जो है इसका प्रदर्शित कर दिया है स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जिस वस्तु को आपको देखना है, मान लीजिए इस वस्तु को देखना था, तो अभिदृश्यक लेंस को उसी ओर कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पर इस वस्तु AB का एक प्रतिबिंब बन जाएगा A1 B1। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये इस नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर बनेगा, और ये यहाँ पर इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का। और जब ये इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो नेत्रिका लेंस के द्वारा इसका जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा A2 B2 वो क्या होगा? आपका बड़ा होगा, आभासी होगा। लेकिन देखिए इस वस्तु के सापेक्ष कैसा बना है? उल्टा बना है। लेकिन जो पहला प्रतिबिंब था उसके सापेक्ष ये सीधा ही बनेगा। तो इस तरह से आप इसकी बनावट में लिखेंगे भी यही जो किरण आरेख में आपने बनाया, सेम वही चीजें आपको लिखनी है अपनी लैंग्वेज में, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो वही आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये किरण आपका बिल्कुल क्लियर यहाँ पर स्पष्ट बना हुआ है। आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर सब कुछ यहाँ पर शो होगा। बाकी मैंने स्ट्रक्चर पूरा समझा दिया कि कहां पर कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, बाकी इस बिंदु को ऑब्जेक्ट यानी कि ओ माना गया है। ये नेत्रिका लेंस का बिंदु यानी कि प्रकाशिक केंद्र बिंदु ई मान लिया गया। बाकी सब कुछ आपका यहाँ पर प्रदर्शित जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, बस एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इस नेत्रिका लेंस से जो अंतिम प्रतिबिंब बना है वो किस दूरी पर बनाया गया है? पर डी दूरी पर, क्योंकि यही क्वेश्चन में बोला गया था कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो ये तो किरण आरेख हो गया। अब जितना आपने बनाया वही सेम यहाँ पर लिखा गया है, और वही अब ध्यान दीजिए, एक बार आपको ध्यान से पढ़ लेना है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले जिस सूक्ष्म वस्तु मतलब जिस छोटी वस्तु AB को बड़े रूप में देखना होता है उससे जो है अभिदृश्यक के फोकस के कुछ बाहर रखा जाता है। यही पॉइंट मैंने आपको समझाया था फिगर में भी कि जिस वस्तु को आपको देखना होता है उसे अभिदृश्यक के फोकस से कुछ बाहर रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है जब उससे यहां पर बाहर रखेंगे तो जिसका उल्टा वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब कौन सा बनता है? A1 B1 बन जाता है। और ये जो प्रतिबिंब है नेत्रिका और उसके प्रथम फोकस के बीच बनता है। ये ध्यान दीजिए, ये जो प्रतिबिंब बना है ये इसके नेत्रिका और प्रथम फोकस के बीच यहाँ पर जो है बन गया। अब यही प्रतिबिंब इसके लिए क्या करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। तो वही यहां पर बताया गया है कि यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। जब वस्तु का कार्य करेगा तो उसे भी प्रतिबिंब बनेगा। तो वही बताया गया जिससे नेत्रिका लेंस द्वारा उसका आभासी बड़ा और वस्तु के सापेक्ष उल्टा, आप देख सकते हैं वस्तु जो दी गई है वो इस तरह से दी गई और इसका जो प्रतिबिंब बना है ये आपका यहाँ पर जो है उल्टा बना है। लेकिन अगर इस प्रतिबिंब को देखें तो इसके सापेक्ष तो सीधा ही माना जाएगा क्योंकि दोनों नीचे की ओर बने हुए हैं। तो वही बताया गया यहाँ पर उल्टा, परंतु प्रतिबिंब A1 B1 के सापेक्ष सीधा प्रतिबिंब आपका A2 B2 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले किरण आरेख में जो आपने बनाया है सेम वही लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिख देनी, कुछ भी रटना नहीं है, ये याद रखिएगा। किताब वाली लैंग्वेज अगर देखेंगे तो वहां पर आप याद करने में परेशान हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर यूज कराया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब यहां पर बात हुई थी आवर्धन क्षमता ज्ञात करने की। तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए सूत्र मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। क्या बताया गया था कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और इसके अलावा नेत्र से D दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, इसको यहां पर हम लोग हटा देते हैं। अब आपको ज्ञात क्या करना है? आवर्धन क्षमता। एक ध्यान दीजिए, पर मैं फिगर थोड़ा सा अलग प्रदर्शित कर देता हूं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो वस्तु वाली बात हुई थी इसको मैं यहां पर प्रदर्शित कर देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये वस्तु है A B और यहां पर ये बिंदु मान लेते हैं आपका E, यानी कि नेत्र से आपकी जो वस्तु है उसकी दूरी मान लीजिए कितनी है? D। नेत्र E से वस्तु की दूरी आप मान लीजिए D, और इस वस्तु के द्वारा जो नेत्र पर कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? अल्फा। इसी को क्या बोला जाता है? दर्शन कोण। तो ये एक फिगर हम लोगों ने वस्तु के द्वारा जो नेत्र पर कोण बन रहा है उसको अलग प्रदर्शित कर लिया गया, बस। अब ध्यान दीजिए, अब आवर्धन क्षमता का जब सूत्र यूज करेंगे तो M बराबर, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा
नेत्र पर बना दर्शन कोण अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा। तो इसके लिए फिगर ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका अंतिम प्रतिबिंब है, इसके द्वारा जो नेत्र पर कोण बनेगा वो क्या है आपका बीटा। तो यहां पर अब आप इसमें लिखेंगे बीटा, ये हो जाएगा बीटा। बट्टे में आ जाइए, बट्टे में क्या दिया गया, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। इसके लिए हम लोगों ने अलग फिगर प्रदर्शित किया है। तो ये वस्तु ए बी थी, इसके द्वारा जो नेत्र पर बना दर्शन कोण है वो क्या है आपका अल्फा, इसको मान लिया हम लोगों ने अल्फा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि यदि अल्फा और बीटा अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तो अगर बहुत छोटे होते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो अल्फा होगा ये लगभग बराबर माना जाता है tan अल्फा के, और जो बीटा होता है ये आपका लगभग बराबर माना जाता है tan बीटा के। तो वही मान अब आप यहाँ पर रख दीजिए। तो m बराबर बीटा की जगह पर हो जाएगा आपका tan बीटा, और अल्फा की जगह पर हो जाएगा tan अल्फा। इस तरीके से ये मान आ गया। अब अल्फा और बीटा यानी कि tan अल्फा और tan बीटा के मान आपको चाहिए। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पर हम लोग यूज करते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज एक तो आपका यही यूज हो जाएगा EAB में, EAB में। अगर इस त्रिभुज में आप tan अल्फा ज्ञात करें तो यहां पर ध्यान दीजिए tan अल्फा बराबर, सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, यानी कि AB ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ये भुजा आपकी आधार होगी A से लेकर E तक, तो ये हो जाएगा आधार। ये आपको tan अल्फा मिल गया। अब आपको चाहिए tan बीटा। tan बीटा के लिए आप अपने फिगर में आ जाइए। tan बीटा के लिए यहां पर हम लोग इस त्रिभुज का यूज करेंगे, ये वाला जो आपका ये प्रतिबिंब बना था, इसके द्वारा ये वाला जो त्रिभुज बना है इसका यहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए आप बता सकते हैं समकोण त्रिभुज, त्रिभुज EA1B1 में, EA1B1 में। तो इसमें से आपको ज्ञात क्या करना है, बीटा का मान। तो ये हो जाएगा tan बीटा बराबर, फिर आपका फॉर्मूला वही यूज होगा, लंब बटे आधार। तो कोण के सामने की भुजा लंब यानी कि A1B1 बटे आधार E से लेके A1 तक की दूरी, A1 इतना आ गया। तो ये हम लोगों ने tan अल्फा ज्ञात कर लिया और tan बीटा ज्ञात कर लिया। तो यहां पर आपको tan अल्फा और tan बीटा जो है वो मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, जब आपने tan अल्फा ज्ञात कर लिया, tan बीटा ज्ञात कर लिया, तो अब m बराबर, अब इसमें मान रखिए tan बीटा का मान अगर आप रखेंगे तो A1B1 बट्टे में हो जाएगा आपका A1 इंटू में ध्यान दीजिए tan अल्फा है आपका। tan अल्फा जब ज्ञात करेंगे तो AB बट्टे E रखेंगे। तो जब बट्टे में AB बट्टे E रखेंगे तो ये पलट जाएगा और ये बन जाएगा आपका AE और बट्टे में आ जाएगा AB। इतना हुआ। इसको चाहे तो आप ऐसा लिख दीजिए m बराबर A1B1 बट्टे में आप लिख सकते हैं AB बराबर, यहां पर आप बराबर नहीं इंटू लगाना है आपको। यहां पर मैंने किया क्या, केवल AB को इसके बट्टे में लिख दिया, ठीक है। इंटू में आपका है AE और बट्टे में हो जाएगा EA। अब इन दोनों के मान आप रख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए m बराबर A1B1 बट्टे AB इंटू AE कितना है, AE आपको यहीं पर मिल जाएगा AE। अब ध्यान दीजिए ये नेत्र से बाईं तरफ है, ठीक है, नेत्र से बाईं तरफ, तो इसकी जो दूरी है वो माइनस में ली जाएगी, यानी कि -D। ये समझ में आया। अब E से लेकर A तक की दूरी, यहां पर ध्यान दीजिए ये EA1 था, मैंने EA लिख दिया है, ठीक है। ये क्या था, EA1। अब E से लेके A1 तक की दूरी आप अपने फिगर में देख लीजिए। ये आपका E है, ये आपका A1 है। तो E से लेके A1 तक की दूरी कितनी है, नेत्रिका से वस्तु की दूरी यानी कि UE। ये भी आपके देखिए नेत्रिका लेंस के बाईं तरफ है। तो जब बाईं तरफ है तो इसका मान भी आपका किस में आएगा, ऋणात्मक ही आएगा, क्योंकि बाईं तरफ है। तो अब फिर यहां पर जब आप मान रखेंगे तो ये आ जाएगा -UE।
तो अब कुल मिला के माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो जब माइनस से माइनस आपका कैंसिल होगा तो ये आएगा अब आपका m बराबर a1 b1 बट्टे में हो जाएगा ab इंटू, अब ध्यान दीजिए दोनों के माइनस से माइनस जो है क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा d, यहाँ पर आ जाएगा ue। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए एक सूत्र होता है आपका, वो सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब ये सारी दूरी आपको फिगर में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लंबाई की बात करें तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है, देखिए फिगर में ध्यान दीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहां से सब हटा देता हूं। ये अब इसमें ध्यान दीजिए, ये आपका प्रतिबिंब है यहाँ पर a1 b1, ठीक है, और वस्तु क्या है आपकी ab। तो सबसे पहले यहां पर आप इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि a1 b1, वस्तु क्या थी आपकी ab बराबर, अब प्रतिबिंब की दूरी, अब इधर आ जाइए, अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां से लेके यहां तक ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी है vo, लेंस के दाईं तरफ है तो इसका मान तो आपको पॉजिटिव लेना है, ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। अब वस्तु की दूरी की बात करें तो ये वस्तु है, इससे ये वस्तु की दूरी होगी आपकी uo, लेकिन ये लेंस के बाईं तरफ है तो इसका मान माइनस में लेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और वस्तु की दूरी आपको ऋणात्मक लेना है। क्यों लेना है वो मैंने आपको बता दिया चिन्ह से। तो कुल मिला के प्रतिबिंब की दूरी यहां पर हो जाएगी vo, इसका मान जो आएगा वो आपका पॉजिटिव, और जो ue आएगा, सॉरी uo आएगा, उसका मान आपका ऋणात्मक आएगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर ये मान जो है इतना मिलेगा। अब ये मान आपको इसी समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो समीकरण 1 से, तो अब अगर हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट की बात करें तो ये बन जाएगा आपका m बराबर a1 b1 बटे ab। देखिए पूरा मिल गया, इसकी जगह पर ये वाला मान रख दीजिए माइनस vo बट्टे में हो जाएगा आपका uo इंटू ये हो जाएगा आपका d बटे ue। इसको अब हम लोग मान सकते हैं समीकरण नंबर सेकंड। देखिए यहां तक तो आपको करना ही रहेगा, चाहे जो भी कंडीशन एग्जाम में आए, चाहे वहां पर अनंत की बात की जाए, चाहे आपसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की जाए, तो यहां तक तो आपको करना ही है। अब इसके बाद जो है वो आपको जो कंडीशन दी जाएगी एग्जाम में वो करना है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहली कंडीशन जो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में दी गई है, केस नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग मान लेते हैं पहला केस। यहाँ पर मैं आपको दोनों करा देता हूं ताकि एग्जाम में कोई भी आए वो आप कर सकें। तो सबसे पहले यदि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, तो अब आपको पता है कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी आप मानते हैं वो कितनी मानते हैं, यहाँ पर d मानते हैं। तो कुल मिला के आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते थे d। अब इसके लिए आपको यूज करना है लेंस का सूत्र। तो लेंस के सूत्र से, तो अब लेंस का सूत्र आपको पता है, सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेकिन जब मान रखेंगे नेत्रिका लेंस के अनुसार, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बना था, नेत्रिका लेंस के द्वारा, तो वहां पर जो प्रतिबिंब माना गया वो तो अपने पहले ही मान लिया कि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी जो है वो -d, क्योंकि प्रतिबिंब बाईं तरफ ही बना था लेंस के, तो -d हो जाएगा।
वस्तु भी लेंस के बाएं तरफ थी, तो u का मान भी आप कितना मानेंगे, ui। वस्तु की दूरी नेत्रिका लेंस के अनुसार माना जा रहा है सब कुछ, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो है जो फोकस दूरी होगी f का मान वो आप कितना रखेंगे, fe। तो आपको इस सूत्र में ये सारे मान यहाँ पर जो है यूज करने हैं। v की जगह पर माइनस डी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसका मान भी माइनस ही लेना है क्योंकि वस्तु तो बाईं तरफ ही थी, तो इसका मान भी आप निगेटिव ही लेंगे। अब इस सूत्र में मान रखिए, जब इसमें आप मान रखेंगे तो ये आएगा आपका 1/v। v की जगह पे मान रखेंगे तो माइनस डी हो जाएगा, फिर माइनस डी आ गया था। अब ध्यान दीजिए, जब u का मान रखेंगे माइनस में तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस 1/ue बराबर में हो जाएगा 1/fe। इतना आया। अब देखिए इस वाले में d/ue है और यहाँ पर आपको क्या मिला, 1/ue। अगर d ऊपर मिल जाए तो हम लोग मान रख सकते हैं, तो सीधे इसमें d से गुणा कर दीजिए दोनों ओर, d से दोनों ओर गुणा करिएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको, दोनों ओर गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो जब आप इसमें d से दोनों ओर गुणा करेंगे तो यहाँ पर d से जब गुणा करेंगे तो d से d कट जाएगा, कितना बचेगा, -1। इसमें d से गुणा करेंगे तो d/ue आ जाएगा, यहाँ पर d से गुणा करेंगे तो d/fe आ जाएगा। तो यहाँ से आप d/ue का मान ज्ञात करेंगे तो 1 दूसरी तरफ आएगा, ये प्लस में आ जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका d/fe। तो ये मान आपने यहाँ पर इतना ज्ञात कर लिया। अब यही मान आपको वहां पर समीकरण नंबर 2 में रख देना है बस। तो समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 आप देखिए यहाँ पर क्या था, समीकरण 2 आपको ये दिया गया है, इसमें अब आपको मान रखना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए इतना, तो इसमें देखिए यहां पर आपका ये दिया गया है, केवल ये जो d/ue है इसकी जगह पर हम लोग ये वाला मान रखने वाले हैं। तो जब आप मान रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 + d/fe। अब देख सकते हैं आपको यहां पर ये सूत्र मिल जाएगा किसका, आवर्धन क्षमता का, जब अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर दिया गया हो तो, ठीक है। vo क्या है आपका, प्रतिबिंब की दूरी, uo क्या है, वस्तु की दूरी, किससे, अभिदृश्यक से। बस इतना ध्यान दीजिए। इस स्थिति में लंबाई भी पूछी जा सकती है सूक्ष्मदर्शी की, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यहां पर इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सारे पॉइंट यहां पर इसके आपको बता देता हूं, ठीक है। तो अब लंबाई की बात करें तो ये होता है आपका vo + ue, ये जो है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के लिए यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी और प्लस नेत्रिका से वस्तु की दूरी दोनों को योग करेंगे तो ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के बराबर मान मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कुल मिला के ये अपने ज्ञात किया किस कंडीशन में, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब जो है यहाँ पर कहां पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, उस स्थिति के लिए यहाँ पर ये बताया गया। अब दूसरी कंडीशन जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया लेकिन एग्जाम में आ सकता है, तो उसके लिए ध्यान दीजिए। केस नंबर 2, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, देखिए ये कंडीशन आपके लिए सिंपल है, ठीक है। अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु आपकी कहां पर होती है, फोकस पर होती है। बस आपको इतना ही डिफरेंस यहां पर चेंज करना है कि प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जो वस्तु थी वो कहां पर होगी, फोकस पर। तो कुल मिला के जो वस्तु की दूरी होती है वही आपकी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मतलब जो अभी मैंने आपको समीकरण नंबर 2 बताया था ये आपका था, ये कौन सा समीकरण है, समीकरण 2। बस इसी में आपको इसकी जगह पर ये मान रख देना है। तो समीकरण 2 से देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ue, केवल ये हटा करके आपको इसकी जगह पर क्या लिख देना है, fe। बस ये सूत्र आपको मिल जाएगा किसका, आवर्धन क्षमता का। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, उस स्थिति में ये हो जाएगा। अब लंबाई भी इसकी बता सकते हैं सेम उसी तरीके से, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो अगर मैं लंबाई की बात करूं तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के लिए आप L बराबर, अभी जो मैंने आपको बताया था यहां पर देखिए vo + ue, केवल ue को आपको चेंज करना है।
तो VO प्लस UE की जगह पर कितना आ जाएगा, FE। ये आ जाएगा आपका सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। देखिए ये मैं रिवीजन करा रहा हूं, उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी डाउट रह जाए, कोई चीज ना समझ में आए, तो तुरंत आपको जो चैप्टर वाइज वीडियो दिए गए हैं, ठीक है, टारगेट 100 बैच ओपन करिएगा, वहां पर चैप्टर नंबर 9 में जाकर एक एक पॉइंट देख लीजिएगा, वहां पर आपकी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कैसे निकाली गई है, सब कुछ मैंने वहां पर डिटेल में पूरा बता रखा है, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी कोई डाउट रह जाए तो तुरंत आप उस चैप्टर को ओपन करके, ये मैं सभी के लिए बता रहा हूं, ठीक है, आप जो भी चैप्टर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं चैप्टर वाइज आपको बताता हूं। मान लीजिए कहीं पर कोई डाउट रह जाए, सीधे आपको टारगेट 100 बैच में जाना है, उस चैप्टर को ओपन करना है और उसको डिटेल में पूरा वहां पर जो है अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो इस कंडीशन में ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका परावर्ती दूरदर्शी, इसके पहले जो मैंने आपको बताया था खगोलीय दूरदर्शी, जिसे अपवर्ती दूरदर्शी भी बोलते हैं, इसके अलावा एक परावर्तक दूरदर्शी या परावर्ती दूरदर्शी है, जिसका किरण आरेख केवल सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है या फिर उसकी तुलना पूछी जाती है, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहां पर उसको भी आप देख लीजिए। जैसे कि यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर उसे प्रतिबिंब का बनना समझाइए, ठीक है, तथा यहां पर अपवर्ती की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होता है, यानी कि अपवर्ती से आपको इसकी तुलना करनी है, क्यों उसकी तुलना में। अपवर्ती दूरदर्शी का मतलब जो मैंने खगोलीय दूरदर्शी को पहले पढ़ाई थी सबसे पहले, ठीक है, जिसका प्रयोग मैंने क्या बताया था कि इसका प्रयोग आकाशीय पिंडों यानी कि दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। इसका काम क्या है, इसका काम भी वही है, यानी कि दूर स्थित वस्तुओं का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है यहाँ पर परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। उसमें जहां पर अभिदृश्यक लेंस यूज हुआ था, इसमें अभिदृश्यक लेंस की जगह पर एक दर्पण यूज किया जाता है। ये याद रखिएगा कि दूर स्थित वस्तुओं का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर अभिदृश्यक के स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो यहां पर वही बताया गया कि इस दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर जो है बड़े आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे परावर्तक दूरदर्शी जो है कहते हैं। और इसकी आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है ये आपका होता है m बराबर -FO/UE। लेकिन जब कंडीशन दी जाएगी कोई कि अनंत पर बन रहा है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो यहां पर इनके मान जो आपको अपवर्ती दूरदर्शी मैंने बताया था सेम उसी तरीके से आपको यहां पर भी ज्ञात करना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे इसके किरण आरेख की। देखिए ये आपको यहां पर किरण आरेख दिख रहा होगा, हो सकता है ये ऐसे कम समझ में आए, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर समझाता हूं तो आपको ये चीज पूरी डिटेल में समझ में आएगी। इसका स्ट्रक्चर समझिए पहले आप। देखिए इसमें होता क्या है, मैंने दूर स्थित वस्तु की बात की, तो मान लीजिए यहां पर ये इसका एक मुख्य अक्ष है, इसमें अभिदृश्यक लेंस की जगह पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक दर्पण लगा दिया गया, तो इसमें यहां पर जिस वस्तु को देखना होता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर दूर स्थित वस्तु ये हो गई AB, जिस वस्तु को देखना होता है यहां से आने वाली समांतर किरणें, जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिए ये दो समांतर किरणें इस तरह से आके यहां पर क्या करेंगी, इस दर्पण से टकराएंगी। इसके बीच का कोण मान लीजिए कितना है, अल्फा। यहां पर जो है इसके मुख्य अक्ष पर 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण रखा होता है। यहां पर जो है 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण रखा जाता है और यहां पर जो है इसमें जो है केवल अभिदृश्यक की जगह पर ये आपका क्या यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। बाकी नेत्रिका लेंस सेम यहां पर भी होता है, तो इसमें यहां पर एक नेत्रिका लेंस आपका लगा होता है। अब जब ये किरणें यहां पर आती हैं इसमें, तो ये किरण कहां से टकराएंगे, इस दर्पण से आकर जो है इस तरह से यहां पर टकराती हैं और टकराने के बाद क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। तो ये परावर्तित होने के बाद इस तरह से जाती हैं और ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं यहीं पर इसका एक प्रतिबिंब बन जाता है। मान लीजिए A1 B1, ये पहला प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। अब इसके बाद होता क्या है, ये किरणें जब इससे टकराने के बाद इस तरफ जाती हैं तो ये आगे जाने पर नहीं मिलेंगी, इनको जब आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे, जहां पर काटेंगे वहीं पर इसका दूसरा प्रतिबिंब आपका बन जाएगा A2
B2। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका किरण आरेख पूरा तैयार करना है। ये मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया किस तरह से, ठीक है। अब बाकी पूरा बिल्कुल क्लियर फिगर आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक दर्पण दिख रहा है आपको, M1 दर्पण दिया गया है, यानी कि ये अवतल दर्पण है। जिस वस्तु को देखना है वही वस्तु यहाँ पर रखी गई, ये वस्तु हो जाएगी। अब इस वस्तु से आने वाली ये किरणें देखिए यहाँ पर इस दर्पण से टकराई, टकराने के बाद देखिए यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा है, इससे परावर्तित होकर कहाँ पर जाएंगी, इस समतल दर्पण से टकराएंगी जो 45 डिग्री के कोण पर रखा गया, और यहाँ से परावर्तित होकर एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगे जहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा A1, और इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं B1। तो ये A1 B1 यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन गया। अब ये प्रतिबिंब जो बना था, यही प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और जब ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है तो इसके द्वारा जो दूसरा प्रतिबिंब बनता है आपका वो A2 B2 बन जाता है, जो कि यहाँ पर जो है इस प्रतिबिंब के सापेक्ष बड़ा होता है, यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब भी आपका आभासी होता है, क्योंकि उसको जब आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब आपका A2 B2 जो है वो बनता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका किरण आरेख जो है वो बनाना रहेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको जो अनंत पर रखी स्पष्ट दूरी की बात हुई थी, दोनों स्थितियों के जो आपको वहां पर बताए गए थे सूत्र, सेम वही सूत्र आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगर मैं सूत्र की बात करूं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं दोनों के सूत्र। केस फर्स्ट, जब प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, डी दूरी का मतलब समझ लीजिएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात हो रही है, डी दूरी पर बने, डी दूरी पर बने तो इस स्थिति में जो आवर्धन क्षमता होगी वो m बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है FO बटे FE 1 प्लस यहाँ पर जो है आपका FE बाई डी, यही सेम आपको सूत्र वहां पर जब आपको मैंने अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ाया था तो वहां पर पूरा बताया गया था। सेम इस तरह से आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं दोबारा से इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। केस नंबर 2 की मैं बात करूं, केस नंबर 2, तो इसमें आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने तो इस स्थिति में जो आवर्धन क्षमता होगी वो आपकी हो जाएगी FO बटे FE। यहाँ पर मैंने इन सूत्रों का निगमन ना करके इनको अब डायरेक्ट यहाँ पर जो है लिख दिया है, ठीक है। आपसे इसका जो है ज्यादातर ये किरण आरेख ही यहाँ पर पूछा जाता है, बस आपको ये किरण आरेख सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी इनका डेरिवेशन जो मैंने आपको कराया था अपवर्ती दूरदर्शी में, उसी तरह से आपको ये भी तैयार करना है। बाकी मैंने सभी को बता दिया, डिटेल कुछ भी जाननी है तो सीधे चैप्टर ओपन कर लीजिएगा पूरा। अब इसके बाद यहाँ पर तुलना की बात हुई थी, अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी तुलना करिए। जो आपको मैंने खगोलीय दूरदर्शी से मैंने बताया था वही आपकी अपवर्ती दूरदर्शी होती है, उससे आपको तुलना करनी है। तो देखिए जो अपवर्ती दूरदर्शी है इसमें प्रकाश का जो अवशोषण है, यहाँ पर प्रकाश का अवशोषण जो है वो आपका होता है, और यहाँ पर प्रतिबिंब जो है हमेशा कम चमकीला बनता है। लेकिन जो परावर्ती दूरदर्शी है इसमें अवशोषण बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब जो होता है वो अत्यधिक चमकीला बनता है। मैंने पहले ही बताया कि इसका प्रयोग जो है चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बड़े आकार का लेंस जो है बनाना बड़े आकार के दर्पण बनाने की तुलना में अधिक कठिन व खर्चीला होता है, क्योंकि आपकी जो अपवर्ती दूरदर्शी थी वहां पर क्या था, आपका लेंस प्रयोग किया जाता था बड़े आकार का अभिदृश्यक लेंस, जिसको बनाना थोड़ा कठिन है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका दर्पण यूज किया जाता है जिससे बनाना थोड़ा सा आसान होता है।